तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हर वीक की तरह इस बार भी हम आपको सैटरडे को मिल रहे हैं 11 से 12 के बीच में। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यूं तो सारे ही सेशन इम्पोर्टेंट होते हैं, पर आज का खास इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट के बारे में। जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं टेस्ट करा के लाइए। कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? टेस्टों का इतने नाइन आजकल 99 टेस्टों का और विटामिन D12 और सब दुनिया भर के टेस्टों का 1000 रुपये में टेस्ट कर रहे हैं, 1100 में, 999 रुपये टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं। और हमको भी बड़ा एक्साइटमेंट होता है, 99 टेस्ट हो रहे हैं, 1000 रुपये में हो रहे हैं। पर उन वो टेस्टों का जब रिपोर्ट आती है तो हम समझ नहीं पाते रिपोर्ट में है क्या। KFT LFT ये तो हमने सुना है। KFT में भी दुनिया भर के आइटम्स है। यूरिन का टेस्ट, रूटीन चेकअप, ब्लड में क्या क्या टेस्ट है, HB1AC, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर को बोलते हैं। और हमको 99 रुपीज में, 100 रुपीज, 990 में, और 100 रुपीज, 1000 रुपीज में बहुत सारे टेस्ट आजकल अवेलेबल हैं मार्केट। तो ऐसे ही मैंने एक बार टेस्ट कराया था और मुझे समझ में नहीं आया कि इस रिपोर्ट को मैं क्या देखूं और क्या समझूं। और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था, इतने सारे टेस्ट जो है 1000 रुपीज में कैसे कर रहे हैं लोग। और फिर उसमें कुछ में शक भी हो गया कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो ये बड़ा ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको समझ में नहीं आता है। तो सक्सेना जी से लास्ट सैटरडे को जब क्लास हुई, तो सक्सेना जी ने कहा कि मैं टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने भी इस बार सोचा कि मैं एक ऑथेंटिक जगह से टेस्ट कराता हूँ। तो मैंने एक वहाँ पे लैब थी, अच्छी वाली लैब थी, उससे मैंने टेस्ट कराया। और हाँ, वो रिपोर्ट मेरे सामने है और वो रिपोर्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। HDL LDL और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। तो मैंने सक्सेना जी से यही रिक्वेस्ट किया कि वो सक्सेना जी थोड़ा इसके बारे में बोल दें। दूसरा पॉइंट, एक हमने बहुत देखा कि आजकल हार्ट अटैक से बहुत मृत्यु हो रही है आजकल बहुत। मेरे लास्ट वीक में ही मेरे 3 लोगों की डेथ हुई हार्ट अटैक से। अचानक हार्ट अटैक आता है। श्रीदेवी जी ने भी बताया कि 6 साल का बच्चा है कि एकदम से हार्ट अटैक से मारा गया है। ऐसे ही बच्चा स्कूल जा रहा था, अचानक। ये हार्ट अटैक क्यों होता है, किसके कारण से होता है, और उसके हम कैसे बचा सकते हैं? एक ये चीज ऐसी है ना जो कि मतलब इमीडिएटली मृत्यु को ग्रस्त कर लेती है, जीवन को खत्म कर देती है एकदम से। तो इसके बारे में भी मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट किया था कि वो कुछ और बाकी आपके कुछ अगर इश्यूज हैं तो वो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। छोटे थोड़े समय में गागर में सागर करना है हमको, है ना, इस छोटे से पीरियड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन है। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सक्सेना जी अभी अभी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबों को प्रणाम। मेरी आवाज आप सबको मिल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी आवाज मिल रही होगी। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों हाँ को? जी, मिल रही है जी, बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया। मतलब काफी दूर दूर से लोग जुड़े हैं और आज हम 10 मिनट लेट हो गए हैं। वी शुड हैव टू स्टार्ट एट शार्प 11। हाँ, एक्चुअली हाँ। क्या हम ये हमारे लोगों को अगर वेट करना पड़े तो आई थिंक ये हम लोगों की अच्छी बात नहीं है राइट। ना। हम लोगों को सारी तैयारी पहले करना चाहिए। एक शार्प 11 एंड शार्प 12। यस। Sharp 11 start and sharp 12 finish. We will not use the much time of our listeners and our audience also. चलिए एनीवे, तो लास्ट वीक में आपको जो बोला था कि टेस्ट में हम क्या देखें, तो टेस्ट में देखने के लिए हमें सबसे पहले चीजों को समझना होगा। अभी आप लोग लर्निंग फेज में हैं। लर्निंग फेज में बहुत सारी चीजें आपको, जैसे अब कार्डियक के एंजाइम से कौन कौन से कहाँ से निकलते हैं, क्यों निकलते हैं। शुगर में है मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारी, एक काफी बड़ी बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं मिला है। इसके भी
टेस्ट जो होते हैं उनको समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि कौन से ऑर्गन से कौन सा निकल रहा है और क्यों निकल रहा है और उसके निकलने का कारण क्या है, उसको नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के लिए हमारे पास में जो है, जो रेफरेंस पैथोलॉजिकल वैल्यू हैं, उन उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ तो आप यू कैन कांटेक्ट मी, मैं आपको बता दूंगा कि हमारा कौन सा एंजाइम किस काम के लिए है। धीरे धीरे आप लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक ऑर्गन को जब आप समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे एक एक ऑर्गन पे बात करते हुए। अभी हम जैसे डायबिटीज पे बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज पे हम जो मेन ऑर्गन है डायबिटीज का वो है पेनक्रियास। अब आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। पेनक्रियास के दो भाग होते हैं। इसको मैं शॉर्ट में जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना। आज पैथोलॉजी टेस्ट के संबंध में बात करेंगे अपन। तो पेनक्रियास के दो भाग होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। आप लोगों को शायद पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं और वो आपको याद होगा। तो एक्सोक्राइन जो होता है वो हमारे के साथ मिलकर और बाइजोसार्ट के साथ मिलकर के कॉमन डक्ट बनाता है, और वहां से तीन हार्मोन निकलते हैं या तीन सिक्रेशन निकलते हैं या तीन एंजाइम निकलते हैं जो डाइजेस्ट के लिए आवश्यक होते हैं। अगर वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे तो हमारा इंडाइजेशन हमको होगा और बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। अभी हम बात करते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का जो पोर्शन है पेनक्रियास का, उससे निकलते हैं हार्मोन। लिखिए आप, एक निकलता है इंसुलिन, दूसरा निकलता है सी पेप्टाइड। इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों एक ही मात्रा में एक ही मॉलिक्यूलर में निकलते हैं। तो मेडिकल साइंस में सी पेप्टाइड को एज ए बायोमॉलिक्यूलर की तरह भी यूज किया जाता है। हमें अगर ये पता करना हो कि पेनक्रियास से इंसुलिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम सी पेप्टाइड टेस्ट से भी इस बात को मालूम कर सकते हैं। क्यों कि दोनों चीजें एक साथ एक ही मॉलिक्यूलर वेट में एक ही क्वांटिटी में निकलती हैं। तो अक्सर डॉक्टर लोग जो है ना सी पेप्टाइड टेस्ट करा लेते हैं, उससे अंदाज पड़ जाता है कि हमारा पेनक्रियास से इंसुलिन का सीक्रेशन हो रहा है या नहीं। दूसरा होता है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। इसको भी हम करा सकते हैं ये देखने के लिए कि वाकई में हमारा इंसुलिन सीक्रेशन हो रहा है पेनक्रियास से या नहीं। डायबिटीज में अक्सर इंसुलिन का सीक्रेशन हाइपरसाइड होता है, अधिक मिलता है। क्योंकि डायबिटीज में सबसे जो बड़ा दोष है वो हाइपर इंसुलिनोमा का है। जब जब शुगर की मात्रा बढ़ेगी उसी अनुपात में भी बढ़ेगा, और जब ज्यादा सीक्रेशन बढ़ेगा तो सेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, जो मैं आपको एक बार समझा चुका हूं। जिनको नहीं समझ में आया हो वो अगले सेशन में फिर मुझसे इस बात को समझ सकते हैं। तीसरा निकलता है एक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द अमाइलिन, AMYLEN, अमाइलिन। और चौथा एक हार्मोन निकलता है जो दैट इज कॉल्ड द प्रो इंसुलिन। हालांकि ये मेडिकली इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन चूंकि हम पेनक्रियास से बात कर रहे हैं तो जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो निकलते हैं हम उनकी बात पूरी करेंगे। प्रो इंसुलिन होता है जो हमारी इंसुलिन जब बनता है तो उसके अंदर अमीनो एसिड की चेन बनती है। इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं, उनकी चेन होती है। और ये अमीनो एसिड जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, ए चेन और बी चेन। तो ये हो गया हमारा इसका दूसरा
शुगर का तो मालूम ही है आप लोगों को, फास्टिंग शुगर हमारी 100 और 100 से नीचे, 100 और 70 रहना चाहिए। उसके ऊपर काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है हमारा, एक वीडियो पूरा बन चुका है उसके ऊपर प्रवीण गुप्ता साहब के साथ में, तो वो भी आप एक बार दोबारा से देख लें। प्रोस्पेंडियल कितना होना चाहिए? प्रोस्पेंडियल मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, वो हमारा कितना होना चाहिए वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस हो चुका है, उसको देख लीजिए। हमारा 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों कि हमारी जो किडनी का थ्रेशोल्ड है वो 180 mg पर डेसीलीटर। डायबिटीज में अक्सर जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण कैल्शियम डिफिशियंसी होती है। डायबिटिक पेशेंट में एनीमिया भी एक कंडीशन होती है, उनको एनीमिया मिल सकता है। लीवर फंक्शन में हमारा जो है फैटी लीवर हमको मिल सकता है, तो उसको हम SGOT, SGPT और गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेंस से भी हम उसको देख सकते हैं। अगर लीवर के फंक्शन गड़बड़ होंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी लिपिड प्रोफाइल है उसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि हमारा लीवर में फैट डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। आप लोगों को आवाज साफ मिल रही है? बात समझ में आ रही है? तो फैटी लीवर देख सकते हैं, इसके साथ में हमारी किडनी भी खराब होती है डायबिटीज में। डायबिटीज में किडनी में क्या होता है, एक टेस्ट होता है माइक्रोएल्बुमिनुरिया, हमें कराना चाहिए कि जब हमें लगता है कि हमारे बहुत दिनों से शुगर है और हाइपर शुगर है, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, तो हमें ये करा लेना चाहिए। हमें पहले से मालूम पड़ जाए कि हमारे जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वो डैमेज तो उनका प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन बाहर आने लगता है, माइक्रो प्रोटीन आने लगता है बाहर, तो हम ये माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट करा लेते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी किडनी की स्थिति क्या है, एक टेंटेटिव हमें अंदाज पड़ता है। दूसरा है, हम क्रिएटिनिन से भी मालूम कर लेते हैं कि हमारी किडनी का हाल क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आयरन स्टडी है, उनका सबका अपना अपना उपयोग है। आयरन स्टडी में ये देखते हैं कि आपकी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि आयरन जो है हमारी बॉडी में, आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा कि हर 120 दिन के अंदर जो हीमोग्लोबिन टूटता है लीवर के अंदर और प्लिया के अंदर, स्प्लीन के अंदर, तो हेम और ग्लोबिन इन दोनों का उपयोग लीवर कर लेता है। उसी से जो फेरस है उसको निकाल लेता है, तो आयरन का इस्तेमाल करता है और उसी से ब्लू रिबन बनाता है। तो हमारी बॉडी में कोई भी चीज हमारी वेस्ट नहीं जाती है। हमारा शरीर, अगर हम सही तरह से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा शरीर हर चीज को ऑटोमेटिक बैलेंस करता है। हमें केवल फूड पे ध्यान देना होना चाहिए, हम अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट लें और शरीर को अपना काम करने की अनुमति दें, बार बार उसको डिस्टर्ब ना करें, वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप ठीक कर लेता है। बचपन में देखते हैं आप कि जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो कितनी सारी दवाइयाँ खाते हैं या क्या खाते हैं हम, जो हमें खिलाया जाता है उसी के आधार पर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो फिर बाद में हम अपनी मनपसंद के भोजन करने लगते हैं और फिर बहुत सारी बीमारियों को हम अपने आप ले आते हैं। तो भोजन ही आपके जीवन का आधार है और भोजन ही आपकी बीमारी का भी आधार है। हमें भोजन कैसा करना चाहिए ये हम अभी आगे चलते चलेंगे, क्योंकि भोजन के साथ में डिसीज को कोरिलेट करना बहुत सारा लंबा काम है, इसलिए हम ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं डायबिटीज को मैनेजमेंट में, डायबिटीज रिवर्सल में, और क्या डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है, इस बात पर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। विचार है कि डायबिटीज ठीक हो, क्या संभव है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक किया जा सकता है, क्या डाइट के माध्यम से क्या क्या ठीक किया जा सकता है, हम इसके ऊपर भी
परिचर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे हम, क्योंकि ये सेशन हम अधूरा छोड़ेंगे नहीं, खाली उतना कि भाई डायबिटीज के बारे में बात हो गई, डायबिटीज के कारण, डायबिटीज का मैनेजमेंट एंड डायबिटीज को हम कैसे क्योर करने की ओर ले जा सकने का प्रयास कर सकते हैं। वी शुड हैव टू ट्राई अवर लेवल बेस्ट। क्या हम इसको रिवर्स, मैनेजमेंट और क्योर की ओर ले जा सकते हैं क्या? ये सब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हालांकि 6वीं शताब्दी से आज तक कोई परिणाम मिले नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े विद्वान भी प्रयास करके चले गए हैं। हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के कुछ करने का प्रयास करते हैं। शायद ईश्वर हम पे कृपा करे, शायद कुछ मिले, ना भी मिले। जितना मिलेगा वो दूसरों से बहुत ऊपर होगा। अब दूसरा सेशन है हमारा, ये आप लोगों को समझ में आ गया। डायबिट जो एक्सो एंडोक्राइन से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में मैं आपको लिखा चुका हूँ। सी पेप्टाइड का क्या रोल है, अमाइलिन का क्या रोल है ना, इंसुलिन का क्या रोल है, और प्रो इंसुलिन का क्या रोल है। प्रो इंसुलिन हमारा कहाँ जाता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसी के साथ में एक बीमारी को रिलेट करती है, दैट इज कॉल्ड द अल्जीमर, जिसको आज की तारीख में टाइप 3 में भी उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है या ले लिया गया है उसको। तो अल्जीमर भी बिल्कुल माना गया है कि डायबिटीज के कारण ही अल्जीमर आती है, ठीक है। तो वी विल लेटर ऑन डिस्कशन ऑन द अल्जीमर, और इन सारी चीजों पे हम अब इसको हम रेगुलर करते चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें सारी चीजों पे एक एक करके हम बात करेंगे, ताकि आप सारे लोग जितने भी सुन रहे हैं ये सब अवेयर हो जाए कि हमें हमारी बॉडी को ठीक कैसे रखना है, और आने वाली पीढ़ी को हमें ये देके जाना है कि आप कैसे ठीक रहेंगे। तो हमारा जो दूसरा सेशन है, जो नीरज जी ने बोला हुआ है कि हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के तो वैसे कई कारण हैं, लेकिन जनरली जो कारण है ना, हार्ट को हम लोग एक कार्डियक भी बोलते हैं। हार्ट को एक उसका पर्यायवाची नाम है कार्डियक, है ना। इसकी जो विज्ञान है बायोलॉजी में उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, है ना, हृदय विज्ञान। कार्डियोलॉजी जो है हमें हृदय के संबंधित सारी चीजों के बारे में, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी डिसीजेज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताती है। तो ये एक पूरी शाखा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में डीएम किया जाता है, और इसमें हाई क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं वही इसमें कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, और वही इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। हर आदमी को कार्डियोलॉजी में काम करने का अधिकार नहीं होता है। अगर हार्ट में कोई डिसीज है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें, अगर हार्ट में हमें कोई प्रॉब्लम है तो वी मस्ट हैव टू कंसल्ट विद द डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि वो उतना समय अपना लगा चुके होते हैं, है ना। एंड वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट आवर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। फिर भी मतलब एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हम बात करते हैं तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन भी बोला जाता है। एमआई के नाम से भी लिखा जाता है, एमआई, मायो। मायो मतलब मसल्स, कार्डियल मतलब हृदय की मसल्स को मायोकार्डियल बोलते हैं। इन्फ्रैक्शन, उसमें परेशानी कोई भी हो, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो या उसकी अरिथमिया हो गई हो, ये सारी चीजें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में आती हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब आपको हार्ट रेट, दैट इज कॉल्ड द एमआई आल्सो। आज की तारीख में जो बच्चों में या बड़ों में जो हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, उसका कारण अगर हम मोटा मोटा देखें, इस रूप से देखें, तो उसके कारण क्या है? उसके कारण है कि हमारे भोजन में परिवर्तन। देखिए, आपका एनवायरनमेंट तो आपके हाथ में है नहीं कि आप उसे चेंज कर सकें, बट लेकिन आपके हाथ में जो है उतना तो आप करें। हम उतना भी नहीं करते हैं। परेशानी यहाँ ये है कि हम अपने शरीर के साथ कुछ भी करना नहीं चाहते। जब करना नहीं चाहते तो
परेशानी तो आएगी। बच्चों में भी आ रही है, सब में आ रही है। तो सबसे बड़ा जो कारण है इसका, हमारा भोजन। लेकिन मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें खतरा ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है हर एक को कार्डियक अरेस्ट हो या कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो या कोई कार्डियक संबंधित डिसीज हो, जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सिगरेट पीते हैं उनको हार्ट अटैक की बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों का जवाब डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्यों का जवाब बहुत लंबा है। ठीक है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो अपने बीपी को नॉर्मल स्थिति में, ये हमारा बीपी, हायर बीपी जो है हमारे हार्ट को और हमारी किडनी दोनों को डैमेज करता है। साथ में हमारे ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं उनको भी क्रैक करने और दूसरी चीजें करने से, ताकि हमें स्ट्रोक आता है जिससे, या पैरालिसिस होता है। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बीपी नॉर्मल रेंज में ही रहे, अधिकतर उससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है। अगर हम जो अल्कोहल का कंजम्पशन करने वाले लोग हैं उन वो अपना अल्कोहल का कंजम्पशन को या तो बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बंद करें। और वो भी नहीं कर सकते हैं और आदत बहुत ज़्यादा है, एडिक्ट्स है, तो कम मात्रा में पिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे हार्ट के लिए। दूसरा क्या है, आज जीवन में स्ट्रेस तो कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको पहली सांस से और आखिरी सांस तक स्ट्रेस रहना है। तो वी शुड हैव टू लर्न द हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस पे कंट्रोल रखें। इस स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको मैनेज करने का प्रयास करें। स्ट्रेस के कारण होते हैं कि हमारा जो दिनचर्या है वो अव्यवस्थित हो, या हमारे काम करने का तरीका अव्यवस्थित हो, तो होच पोच होती है, हड़बड़ाहट होती है, उससे भी हमारा स्ट्रेस आता है। फैमिली रिलेशन में भी होती है, फाइनेंशियल भी होती है। तो हम अपने हिसाब से उसको मैनेज करें। अधिकतर लोन वोन ना लें, ताकि जिससे आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बर्डन है उससे बचें। तो आपको स्ट्रेस का 1% स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को मैनेज करें। शुगर के अंदर क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हाइपर ऑस्मोसिस क्रिएट करता है। याद है आप लोगों को? किस किस को याद है हाइपर ऑस्मोसिस? नीरज जी, आपको याद है हाइपर ऑस्मोसिस? है, जब इंट्रासेल्यूलर लेवल में से अ, पानी निकल जाएगा, फ्लूइड निकल जाएगा, तो क्या होगा वो भी आपको मालूम है। तो हाइपर ऑस्मोसिस के लिए हमको मैनेज करना है डायबिटीज, हमारी शुगर जो है, कोशिश करें नॉर्मल रेंज में रहने की, ताकि बढ़े नहीं, क्योंकि डायबिटीज के बहुत सारे नुकसान हैं, वो आप सबको मालूम है आगे भी। उसके बाद में अगला है, अगला कौन सा होना चाहिए? अगला है मेंटेन योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। इट शुड नॉट बी मोर देन योर हाइट, है ना। कंट्रोल योर फैट्स, है ना। कंट्रोल योर, कौन सा? belly fat, that is called the waist circumference. It should not be more than your prescribed limit. दूसरा क्या है, आजकल जितने भी लोग हैं वो, बहुत अच्छी चीज आ गई है हमारे पास में, फेसबुक भी आ गया है, यूट्यूब भी आ गया है, हाथ में हमारे पास एक डब्बा आ गया है मोबाइल। वो हमारे सारे टाइम को किल कर देता है। और वो, अब क्या आप देखेंगे एक बात, कि अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, मतलब खाली अगर जैसे आप फेसबुक देख रहे हैं, तो आप, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप क्या सीख रहे हैं उससे? दूसरी बात क्या है कि आपके ब्रेन को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलता, तो आपका ब्रेन बंद हो गया टोटल। तो इसीलिए बोलते हैं टाइम स्पेंड करो अपना मल्टीमीडिया पे, है ना। अच्छा, कुछ उल्टी सीधी चीज आ गई तो ब्रेन
दिमाग में स्ट्रेस आ गया तो वो भी एक नया बीमारी साथ में हो गई। ठीक है ना। तो हमें अपना क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक्टिविटी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा इस बात को सुन करके कि जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो मैं चार आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है ना। और ये चारों हार्मोन हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत बड़ा काम करते हैं, है ना। मेडिटेशन भी करें और साथ में एक्टिविटी करें। जब भी आपकी मसल्स एक्टिव होती हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, चार हार्मोन निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन, जो आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं। तो ये रोना मत रोइए कि हमें स्ट्रेस है, तो एक्सरसाइज करिए। भोजन की बात हम करें, आज की तारीख में जितने भी लोग भोजन कर रहे हैं सब बाहर का खाना खाते हैं। ठीक है। जैसे मैं बात करूं फास्ट फूड की, आज की तारीख में फास्ट फूड का बहुत चलन है, बच्चे बच्चे को फास्ट फूड पसंद है। उन्होंने क्या किया हुआ है, फास्ट फूड इंडस्ट्री ने एक काम किया हुआ है, आपके टेस्ट बड को डेवलप किया है कि उन्हीं का खाना आपको अच्छा लगे। दाल रोटी सब्जी रोटी आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो एक बार आप उसको चख लें तो आपको उसी में आनंद आएगा, क्योंकि वो आपको आदी बना रहे हैं, एडिक्ट बना रहे हैं कि आप बार बार वही भोजन करें। लेकिन आप देखेंगे उस भोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। तो डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिशन आल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम। हमारे शरीर को जो आवश्यक एंजाइम चाहिए, जो आवश्यक न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा तभी एंजाइम बनेगा, जब एंजाइम बनेगा तभी हमारी बॉडी के अंदर पाचन तंत्र और दूसरी क्रियाएं जो है वो सुचारू रूप से काम कर सकेंगी। ठीक है। तो समझ में आया। दूसरा, अवॉइड हाई फैट डाइट। फैट डाइट कहाँ से आती है, जो हम घर में भी हम खाना खाते हैं तो ईडेबल ऑयल का यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि ये वेजिटेबल्स ऑयल है, लेकिन इनका एक और होता है, इनका होता है स्मोक पॉइंट। लेटर आई विल डिस्कस ऑन द लेटर स्मोक पॉइंट। कितना स्मोक स्मोक पॉइंट किस ऑयल का होता है, वी विल डिस्कस ऑन लेटर। और ये एक होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6, है ना। लेकिन आपका जो पाम ऑयल है उसका ओमेगा 9 है। ठीक है। ओमेगा 9 है, और इसको मतलब मिलाने की, ये आप जितने भी आप एडिबल ऑयल ले रहे हैं उन सब में लगभग 10% पाम ऑयल मिला हुआ है। तो पाम ऑयल मिला होने के कारण भी हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो वेन्स है, उनके अंदर एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन होने के कारण जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का डायमीटर छोटा होता है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी हार्ट को कम मिलती है। मायोकार्डियल के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती हैं हार्ट को, एक तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड, और दूसरा प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो जब वो नहीं मिलेगी तो हार्ट भी तड़फड़ाएगा काम करने के लिए, और इसी को बोलते हैं मायो। तो हमें जो बाजार में मिलता है खाने के लिए, वो एक ही तेल में बार बार तेल मिला करके उसी में वो फ्राई करते रहते हैं। तो एक बार उबलने के बाद, तेल गर्म होने के बाद जो है उसके अंदर ट्रांस फैट डेवलप हो जाता है। ट्रांस फैट जो है हमारे हार्ट के लिए भी और हमारे अ, शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। हम लोग बोलते हैं ना, अवॉइड द ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट के लिए क्या है कि बाहर के खाने में जो होता है, क्योंकि हर ऑयल में अ, मिला हुआ है पाम ऑयल, ओमेगा 9 है उसके अंदर। ठीक है, वो भी एक हैजार्डियस है। दूसरा क्या है, जब बार बार गर्म होता है ट्रांस फैट में बदलता है। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के जो कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, उनकी ल्यूमेन को कम करता है। तो हमको ये नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात,
प्रोसेस फूड, जितने भी प्रोसेस फूड हैं ये भी हमारे लिए नुकसानदायक, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया बनाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया फिर आपके वही, आपको मालूम है क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया से। और हाइपर शुगर, हाई शुगर कंटेंट भी हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुगर बढ़ेगी तो क्या होगा, है ना। शुगर बढ़ेगी तो फैट डिपोजिशन बढ़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलिन, आप लोगों को मालूम है ये बात, है ना। ये सब कॉमन कॉमन चीजें हैं, और इन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वस्थ नहीं सकते, जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। सबसे बड़ी चीज है प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव मेडिसिन कहाँ मिलेंगी आपको, वो देखिए। अगर हमारा ध्यान प्रिवेंटिव पे जाए तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी किसी भी बीमारी को ठीक करती है। दोबारा से एक बार सुन लें आप। नेचुरोपैथी किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करती है, परंतु शरीर की उन सारी क्रियाओं को उत्तेजित करती है, या एक लाइन में लाती है, ताकि आपकी जो ओरिजिनल आपकी इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करके आप स्वस्थ रहें। ऐसा प्रयास नेचुरोपैथी करती है। नेचुरोपैथी का काम, जो आपका इंटरनल डॉक्टर है उसको जगाना है, इसको जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो आवश्यक सामान चाहिए, वो उसको न्यूट्रिशन, डाइट, योग, व्यायाम के साथ उसको देना है। अगर आप ये सारी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं तो आप अपने शरीर को प्रिवेंटिव मोड में ले जा सकते हैं, और आप बीमारी से बच सकते हैं। अगर ईश्वर की बात करें तो ईश्वर ने आपकी शरीर के अंदर हर चीज के लिए यथा संभव सब बना के दिया है। अगर हमको जरूरत है तो केवल ये समझने की कि हमें क्या खाना है, क्या हमारी बॉडी की आवश्यकता है। अगर हम उसकी आवश्यकता के अनुरूप देते हैं तो हमें बीमारी होने की संभावना कम होती है। ऐसे ही योग योग किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता। ठीक है ना। योग कोई कोई इलाज नहीं है। योग योग आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाने का साधन है। ठीक है ना। तो ये आप भ्रम ना पालें कि योग और नेचुरोपैथी जो है किसी बीमारी को ठीक करती है, लेकिन प्रिवेंशन में जरूर आपकी मदद करती है। आपको पहले से आगाह कर सकती है कि ऐसे आप अपने आप को प्रिवेंटिव कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई अगर पेशेंट है हार्ट का, किसी को रहा है, या बीपी का पेशेंट है, तो वी शुड हैव टू गो थ्रू रेगुलर फॉलो अप विद द कार्डियोलॉजिस्ट, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशली। और अगर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो वी शुड हैव टू एमडी। एमडी डॉक्टर्स आर आल्सो कॉम्पिटेंट, तो हम उनको दिखा के अपना रखें। दूसरा, हम अपने खाने पीने के साथ में इस बात पे ध्यान रखें कि हमें हाइपर एसिडिटी ना हो, बहुत ज़्यादा गैस नहीं बने। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये जो पेन हो रहा है वो गैस का है या हार्ट का है ना। तो इसके लिए क्या है, हम अपने पेट को, अपने लीवर को, अपने पाचन तंत्र को हम स्वस्थ रखें। और वो तभी संभव है जब शरीर को जो भोजन चाहिए वही भोजन दें, अपने मन से भोजन ना दें। ठीक है ना। जिसके लिए आप बने हैं वही भोजन इस्तेमाल करें। ठीक है ना। हम लोग बने हुए हैं नेचुरल फूड के लिए, हम लोग प्रोसेस फूड के लिए नहीं बने हैं। ये प्रोसेस फूड तो एक बिजनेस हमारे लिए हो गया है। ठीक है ना। बाकी हम लोग बने नेचुरल फूड के लिए हैं। हमें अधिक से अधिक जितना हो सकता है जो भोजन है वो हमारा यथा रूप में खाया जाए, ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि पकाने में उनके जो फाइटो न्यूट्रिशंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो संभव है उनको हम कच्चा या जीवित खाएं। ठीक है ना। और अपनी सांसों पे ध्यान रखें। सीढ़ी चढ़ने पे भी अगर आपकी
सांस, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, है ना। अब वो चेक कर रहे हैं आप क्या है, या डॉक्टर से बात कर रहे हैं क्यों हमारी हो रही है, सांस हमारी क्यों कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड द ब्रीथलेसनेस। तो ब्रीथलेस, अच्छा डायबिटीज में ब्रीथलेस होने का भी एक कारण होता है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या है, हमें रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए। तो उससे हमारी ब्रीथ, हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि अगर हम रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, बढ़ती है उसकी कैपेसिटी। और अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ना, तो दिमाग भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो दिमाग भी बढ़ता है और लंग्स भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। बस शर्त ये है कि हम इनका सही सदुपयोग करें, फेसबुक पे इस्तेमाल ना करें दिमाग बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, आजकल क्या हो रहा है, लोग जिम जा करके अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद अगर आपका शरीर से आप एक्सरसाइज करते हैं तो अधिक मात्रा में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये नए शब्द होंगे आप लोगों के लिए, है ना। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज निकलती है। और जब ये जो है ना, ये हाइपर स्थिति होती है जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं ज्यादा एक्सरसाइज करने से। तो हमें हमारे शरीर के हिसाब से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। जितने भी अभी तक डेथ हो रहे हैं जो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हो रहे हैं, या ये जो हो सकती है मेरी समझ में, एक तो एक्सेस फ्री रेडिकल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, और दूसरा कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का कोई भी क्लॉट टूट करके रक्त के साथ में हार्ट में चला जाए। क्योंकि हमारा भोजन जो है आज की तारीख में वो फास्ट फूड है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं जिनके कारण सडन डेथ होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि डायबिटिक पेशेंट को हार्ट का पेन नहीं होता, उनके लिए इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज द साइलेंट किलर। डायबिटीज में हार्ट अटैक का कोई भी पेन पेशेंट को नहीं मिल लगता है, ना मिलता है, ना उसको पेन होता है। सो डायबिटीज इज कॉल्ड साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, राइट। और सबसे आखिरी में अपनी बॉडी की आवाज सुनो ना, आपकी बॉडी क्या कह रही है, कान लगाइए, उसको सुनिए। ईश्वर को देखने का और ईश्वर को पाने का सब लोग प्रयास करते हैं, कभी अपनी बॉडी को सुनने का प्रयास करो ना। जिसने इस शरीर को बनाया कभी उसको तो सुनो। उसको सुनोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो ईश्वर मिलेगा। शरीर की एक एक क्रिया को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकली जब मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जब डूबता हूँ मैं इसमें, हर बार कोटिस कोटिस प्रणाम करता हूँ ईश्वर को कि क्या बनाया आपने। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग कोई नहीं कर सकता, इतना एडवांस लॉजिस्टिक कोई नहीं कर सकता, इतना फास्ट कम्युनिकेशन हम आज भी नहीं कर सकते जितना फास्ट कम्युनिकेशन हमारी बॉडी में है। एक मच्छर काटेगा, आपका हाथ घूमेगा उसी जगह पे पड़ेगा जहां पे उड़ जाए। दैट इज द प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। आपकी बॉडी में लगभग लगभग 3 अरब सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। हर एक को टाइम पे भोजन मिलना है, हर एक का हर चीज का ध्यान। इतना प्रॉम्प्ट हम आज तक कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कोटिश कोटिश प्रणाम उस ईश्वर को जिसने हमें बनाया है, ठीक है। हमारी प्रकृति बनाई, हमें बनाया। हम अपनी प्रकृति, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, और हर बार ईश्वर को धन्यवाद दें, है ना। हर सवेरे उठ के ईश्वर को धन्यवाद दें कि हम आज का सवेरा फिर आपकी कृपा से देख रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा होगा। और हमें स्वस्थ रखने में जब भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं या हम ईश्वर की कृपा को या महिमा को महसूस करते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन ऑटोमेटिक कहाँ बढ़ता है,
खुशी की ओर बढ़ता है, और खुशी जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। सवेरे उठें, कोई भी अफर्मेटिव्स पढ़ें, लिख के रखें अपने, बार बार ईश्वर को धन्यवाद दें। ठीक है ना। मैं समझता हूँ मेरा सेशन यहाँ तक सार्थक हो गया होगा, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं तो बहुत अच्छा है ना। दूसरा बात क्या है कि जब भी हार्ट अटैक आए तो हमें क्या करना चाहिए कि घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए दीवार से सट के, ताकि हार्ट को प्रेशर कम लगाना पड़े। लेटे तो पैर ऊपर कर लें ताकि हार्ट को वो हो। और गोली आती है, एक गोली का नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब रियली आई एम सो सॉरी, मतलब मेरे नाम सॉर्बिटेट, याद। सॉर्बिटेट, नहीं सॉर्बिटेट। सॉर्बिट्रेट तो है, नहीं सॉर्बिट्रेट तो है, सॉर्बिटेट। सॉर्बिट्रेट तो है, सॉर्बिट्रेट टंग के नीचे रखना है। एस्प्रिन लेना है, सॉर्बिट्रेट टंग के नीचे रखना है। एक क्लोरोप्रीडा करके से कुछ गोली आती है, क्लोरोप्रीडा ऐसा कुछ है, उसका नाम मैं पूरा तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, भूल गया हूँ मैं। और एक स्टेटिन, कोई भी एक स्टेटिन, है ना। ये गोली अगर आप ले लेते हैं तो। और दूसरा क्या है, हमारे मरमा में एक बहुत अच्छा सीआरपी है ना। नीरज जी को भी मालूम है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी उसको देख लें। हम अपना ये वाला हाथ यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये वाला हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ठीक। है ना। और ये यहाँ रखेंगे, दिख रहा हूँ मैं पूरा आप लोगों को। तो इसको ये हमने पकड़ा, और हम जब सांस लेंगे तो ऊपर, और जब सांस छोड़ेंगे तो दबाएंगे। ये हमारा मरमा का सीआरपी है हमारा, ठीक है। ये हो गया। फिर ये हमारा मुट्ठी है, हमारा मुट्ठी और हार्ट बराबर होता है, तो ये हार्ट के पास यहाँ रखा हमने, ठीक है। ये हमने हाथ रखा है यहाँ, देखा, हार्ट के पास में, ठीक है। ये हमने किया, और ये वही हमारा, ठीक है। ये हमारा मरमा जो है इमरजेंसी में बहुत काम आता है। हमारे मर्म में हमने हार्ट को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। एक तो ये हमारा हार्ट, एक हमारा हार्ट यहाँ है हमारा, कि आपका ये अंगूठे से आप देखें तो ये आपका एक लाइन ये जा रही है, और ये आपकी बड़ी लाइन से आप यहाँ काटेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा, यहाँ पे आपको जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारा हार्ट का पॉइंट होता है। दिख रहा है आप लोगों को, ये उंगली से सीधे इससे यहाँ पे हमारा ये आसपास हमारा हार्ट का पॉइंट ये होता है हमारा। अगर आप ये हाथ लगा के देखेंगे तो एक छोटा सा डाउनवर्ड मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको देखिए आपको कुछ मसल्स टाइप की या वो मिलेंगी आपको, ठीक है। इसको हम 12 से 18 बार इसको हम 0.8 सेकेंड मतलब दबाया छोड़ा। अगर संभव हो तो यहाँ पे हम इसके जब स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हम ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं रहता है तो ओम नमः शिवाय बोल के भी इसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे हाथ में होता है इसी जगह पे, दाएं बाएं दोनों। फिर हमारे पैर में देखेंगे तो जो हमारी उंगली है बड़ी वाली, उससे आप सीधा मिलाएंगे और बीच में आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट वहां भी मिलेगा। तो दो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में, पैरों में, और दो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हाथों में हमारे होते हैं, ये 4। और एक हमारे पास ये है, तो हमारे मरमा के हिसाब से हमारे पास 5 हार्टों के हार्ट है हमारे पास में, ठीक है। हम इनसे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन गोली खाना नहीं छोड़ना है। ये हमेशा ध्यान रखें, जो गोली आपकी है गोली को खाना है। बाकी सारी जितनी भी जो
क्रियाएं हैं, ये हमें करते रहें के ना, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना हम एक रक्षात्मक दृष्टिकोण भी हमको अपनाना है, कि हम डॉक्टर ने लिखी हुई है तो हम उसको हम अपने मन से बंद ना करें, क्योंकि बाद में हम पछताते हैं कि हमने अपना दिमाग लगाया और गोली बंद कर दी, और बाद में हमको कभी पैरालिसिस हो गया या स्ट्रोक हो गया, तो बोले गोली खाई थी, बोले गोली नहीं खाई, बोले मैं तो 2 साल से बंद करके रखी थी। तो ऐसा ना करें, गोली बंद ना करें, उसके कारण पे काम करें कि हार्ट अटैक वो ब्लड प्रेशर क्यों आया है, उसके हिसाब से अपना भोजन ये सब करके धीरे धीरे अपने इसको नियंत्रण में करें ब्लड प्रेशर को। जितना हो जाए, एज के साथ में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर अगर वही रहता है 90/110 या 80/110, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें इस तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, मेडिसिन के साथ भी, और हमारी न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट भी, योगा, मर्मा थेरेपी, इन सब के साथ में हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। अब इस बीच में आपका कोई अगर प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो कृपा करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन, गलत चीज समझ के मत जाइएगा, नहीं तो नीम हकीम खतरे की जान, अपने लिए ही परेशानी पैदा करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, ब्लॉटिंग और गैस में समझ नहीं आता है। करना क्या है? अरे ब्लोटिंग हुई तो खाना हजम नहीं होगा। सर तो खाना तो खाते ही नहीं हम, फिर भी हो रहा है। ब्लॉटिंग में थोड़ा पानी हाँ, पीती तो भी ब्लॉट होता है। हाँ, तो आपको आपके अंदर जो अभी जो डिपॉजिट है, बहुत सारा माल आपके अंदर डिपॉजिट है इतने सालों का, जो आपने अपने शरीर के साथ में अत्याचार किए हैं, है ना? तो आप उसके लिए गर्म पानी पिए, थोड़ा थोड़ा सलाद की मात्रा बढ़ाएं, ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में, शरीर में लगा हुआ है अंदर में, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो धीरे धीरे निकलेगा, है मैं ना? तो रोज रात को त्रिफला लेती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ, फास्टिंग करती हूँ। आज तो एकादशी, आज तो पूरा दिन फास्टिंग है। हाँ, नहीं, फास्टिंग करती हो अच्छी बात है, लेकिन फास्टिंग में जो फ्रूट आपको खाना हाँ। चाहिए, फाइबर वाले, फाइबर कंटेंट फूड खाइए आप। और फिर भी उसके बाद हो रहा है, तो आप 5 ml कैस्टर ऑयल गर्म पानी में डाल के सोते समय ले लें आप। ओ, कुछ ओ, दिन आप लें तो आपको ये हो जाएगा। नहीं तो गुड़ हरित की आप ले लें, गुड़ हरित की तो भी आपकी, गुड़ हरित की छोटी हरड़ आती है, हाँ वो, उसको हाँ उसको मैं घी में उसको भून के खाती हूँ। उसको अरंडी के तेल में भून लें, उसका पाउडर बना लें, उसके साथ में गुड़ के साथ खाएं। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो HCl है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो बनता है हमारे पेट से, उसकी मात्रा कम है, तो उसके लिए भी फिर दूसरा इंतजाम है, वो करें। हाँ थोड़ा दिन ठीक ये है, कर देखो फिर। हाँ। हाँ, इतना करिए आप। एक साथ पूरा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, बहुत सारा मिलता जाएगा आपको। लिखते जाइए और समझते जाइए, लेकिन कोई भी चीज गलत मत करिएगा, है ना? जो समझ में नहीं आता है दोबारा पूछ लीजिए, फोन लगा के पूछ लीजिए, लेकिन अपने शरीर के साथ में किसी भी प्रकार का प्रयोग करके खिलवाड़ ना करें, है ना? कि चलो हम इसको भी करके देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं, है ना? क्योंकि मैंने तो बहुत सारा समय गंवाया है इतना आप लोगों तक पहुंचने में, है ना? तो आप लोग मेरा फायदा उठाएं, हम अच्छे से खुश नसीब करें, है सर। अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये यही मेरा मोटो है इसमें, और आप लोगों को सिखाने का भी उद्देश्य यही है। किसी ने किसी पेशेंट को पकड़ा, बताओ किस किसने किसी पेशेंट को गाइड किया? ने किसी पेशेंट को गाइड किया? जो सीखा सर उसमें से घर वाले कितना तो आप सुनने लोग, को तैयार ही नहीं होते। आप लोग सुन रहे हो तैयार से क्या पहले? वो तो बोलते हैं ऐसा क्या क्या। पहले अभी आप मैं लोग भी तो तैयार नहीं थे सुनने के लिए, है ना? तो कोई आदमी देखिए, राम कथा कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन एक बार उसको लत लग जाए ना राम कथा की, तो फिर वो राम कथा सुनना चाहता है फिर। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब कड़वी हैं, क्योंकि राम कथा भी कड़वी है, भागवत भी कड़वी है, क्योंकि वो आपको सुधारने का काम करती है ना? सट सट सुधरई सत संगति पाई। तो सत्संगति कोई नहीं पाना चाहता। दारू वाले देखो, आप अभी बोल दो कि दारू बढ़ रही है,
आपको टाइम पे लोग मिलेंगे। लेकिन राम कथा हो रही है, आदमी सोचेगा अरे यार क्या जाना, वही हाल है। तो अच्छी चीज हमारा ब्रेन जो है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा ब्रेन हमेशा नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है बनस्पत पॉजिटिव की ओर। ये हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है ये। ठीक है ना। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है तो आप सुनाएंगे नहीं, सुनाते रहिए आप, तो कोई सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ठीक है। अच्छा, नहीं सुनेगा तो आपका क्या नुकसान है, लेकिन फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि आपने जो सुना है, जो सीखा है, वो आपका रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो आपको उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा, फायदा उसका नहीं है, फायदा मैं आप लोगों को आके आके क्यों सुनाता हूँ, आप लोगों से ज्यादा बेनिफिट मेरे को है, क्योंकि मैं पढ़ के तैयारी करके पुरानी चीजों को ढूंढ के, तो मेरा तो पुराना भी मतलब और पक्का हो जाता है। फिर मैं मेरी ये हालत हो जाएगी कि आप मुझे अभी भी देखो, मैं बैठा हुआ हूँ और सारे चैप्टर पे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आप लोगों का साथ में ये अच्छा है कि मैं सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अब ये अलग बात है कि आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, सीख रहे हैं ना। है ना। तो फायदा किसका ज्यादा है, आपका या मेरा? सबका फायदा है, विन विन सिचुएशन है जी। भाई मेरा फायदा ज्यादा है, क्योंकि मेरे को तो रिपीट हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी क्या होता है कि आप लोगों के प्रश्न जो होते हैं अभी तो निकले नहीं आपके, जब आप लोगों के प्रश्न निकलेंगे तो वो मेरे को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, मुझे ढूंढने पे मजबूर करेंगे। अभी तो मैं ही अपने आप को समझता हूँ बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया मैं, ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूँ, है ना। तो सतत पढ़ते रहना है, सतत ज्ञान का वर्धन करना है हमें। और इसका तरीका यही है कि हम एक दूसरे साथी को हाथ पकड़ के खींचे, डायबिटीज से रिवर्स करने का प्रयास करें। सुने नहीं सुने, हमको तो याद होगा कम से कम। जब तक हम लोगों को सुनाएंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, और हम सीखेंगे नहीं तो फिर आगे बात बनेगी नहीं। आप लोगों को तैयारी करना है आगे के लिए, आप लोगों को, और भी आपको सेकंड लाइन जनरेट करना है आपको, क्योंकि एक लाइन से काम नहीं, ये तो मेरा तो वन मैन शो हो गया। हमें अभी सेकंड लाइन जनरेट करना है, सब लोगों को ट्रेन करना है। लाइन, सेकंड लाइन शुड बी रेडी फॉर द फाइट दिस बैटल, वी वांट टू विन द बैटल। अगर हमें बैटल विन करना है तो हमें सेना तैयार करनी होगी। इसलिए कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों को, जिनको डायबिटीज भी नहीं है उनको भी बोलिए आप आइए, सीखिए, और अपने पड़ोसी को, किसी को भी तो आप मदद कर सकते हैं ना, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप मदद कर सकते हैं। अब वो तो भाई जामुन की गुठली खा लो, नीम की निमोली खा लो, ये सब चीजें नहीं, क्यों खा लो, क्या है उनके अंदर, उनसे क्या फर्क होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। वो बोला करेला खा लो, करेला क्यों खा ले, क्या है उसके अंदर जो हम करेला खा के हमारी डायबिटीज ठीक होगी, हमें ये मालूम होना चाहिए। हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, क्या है उसके अंदर, हमारे शरीर के लिए कितना हितकारी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आलू के अंदर क्या है, कौन सा स्टार्च है, कौन सा फायदेमंद है उसके अंदर। अच्छा हाँ, आलू की बात निकली तो एक बात बताऊँ आपको, आलू का पीस करके फेस पैक लगाएंगे आप, तो आपकी स्किन के अंदर जितनी भी टैनिंग है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो मैम एक बार रिपीट करिए दोबारा से। आलू को पीस करके फेस पैक की तरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। तो हमारे फेस पे जितनी भी टैनिंग है, सनबर्न है ना, आंखों के पास जो काले काले धब्बे हैं, वो धीरे धीरे हमारे समाप्त हो जाते हैं। आंवले का जूस हो गया और आलू हो गया। अच्छा, आलू का रस भी बहुत कीमती है। आर्थराइटिस में आलू का जूस पेन किलर का काम करता है। कैसे लेना है उसको?
जूस कैसे, पीस लो उसको, कपड़े में छान के ले लो, 2 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच, धीरे धीरे आपका इन्फ्लामेशन, आपका अर्थराइटिस में कम होता है ना। और ये भी पढ़ने में आया है कि वो कार्टिलेज बनाने में भी मदद करता है, हालांकि उसके अंदर स्टार्च होता है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च है एक बहुत बड़ी, है। जब कभी हम डाइट पे बात करेंगे, कभी आलू आएगा, तो फिर आलू के ऊपर फिर पूरा बताएंगे कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं, आपकी बॉडी में क्या करता है, ठीक है हम ना। तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग भी तो है। कभी कभी अंधेरे में खोटा सिक्का भी चलता है। तो नीरज जी, टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से, जी हाँ जी जी। ऊपर तो नहीं हुआ। हाँ, 2-4 मिनट ऊपरी हो गया। चलो, तो आप सब लोगों का आभार धन्यवाद, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, और जो लोग नहीं आए उनका भी आभार धन्यवाद, है ना। नहीं आने का भी आभार धन्यवाद, आने का भी आभार धन्यवाद, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। है नेक्स्ट ना। फिर सैटरडे को चलिए, इसी टाइम पे मिलेंगे। नीरू जी, आप अपना ध्यान रखें। हाँ जी, मैं हाँ, यही बात आपसे करने जा रही थी कि मेरा ये जो मैंने ये 6 दिन अपना नापा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही 155 अपॉन 100 आ रहा है। एक दिन 158 भी आया था। तो ये आप, हाँ, मेरी जो मेडिसिन है वो टेल्कोनॉल AM, और जो कोलेस्ट्रॉल के लिए लेती हूँ वो रोजोबेस्ट है, और एक वो है। तो अ, म- मेरा ठीक है या मेरे को और जरूरत है, या मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं? आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपका 150 बीपी जो है वो, हमारा बीपी, अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आपका बीपी, इट शुड नॉट बी मोर देन 130। 130 से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से कम संपर्क हाँ जी, करना चाहिए कि हमारा हाँ जी, हाँ बीपी जी। अनकंट्रोल क्यों है। दूसरी क्या है, क्या आपको कोई बॉडी में स्ट्रेस है, आप कोई स्ट्रेस मेंटेन कर रही हैं जिसकी वजह से भी आपका ये नहीं कंट्रोल हो रहा। दूसरी बात, स्ट्रेस आपका तो होता फूड। ही है सर, स्ट्रेस तो है ही है। मेरी जिंदगी में सिर्फ स्ट्रेस। तो जिंदगी से स्ट्रेस को हम कैसे, निकालना नहीं है, कैसे हजम निकालूं कैसे करना सर? है, हजम कैसे करें। जो जो सेटबैक लगा है ना, वो नीरज जी भी जानते हैं। नहीं नहीं, अबे देखिए, मैं आपकी पारिवारिक स्थिति को नहीं समझता। मैं ये बोलता नहीं, हूँ, आप मत, मैं ये स्ट्रेस की बोलता बात हूँ, कर रहे हैं ना आप, तो स्ट्रेस तो है ही है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि स्ट्रेस को कैसे पचाना है वो समझिए आप। स्ट्रेस तो जीवन भर रहेगा, मैं तो मानता हूँ ना इस बात को। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो होता ही है। देखिए, मैं बिल्कुल वो बात नहीं करूंगा कि आप स्ट्रेस मत रखिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप स्ट्रेस रखिए, ठीक है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है वो सीखिए आप। जिंदगी हाँ में जी, अगर हाँ। जिंदगी में अगर स्ट्रेस खत्म हो गया तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, क्या काम है आपके पास फिर। एक डर और एक स्ट्रेस, यही तो है जीवन में कुछ करने को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ, ये, हाँ, कुछ काम तो मिल जाता है ना इन दोनों चीजों से। हाँ, तो स्ट्रेस खत्म नहीं होता, ना खत्म करिए, पचाना आना चाहिए, कैसे पचाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना वेट रिड्यूस करिए, दौड़ लगाइए, यंग की तरह। घुटने में दर्द है तो बिस्तर पे लेट के करिए। ग्रुप में है, हाँ, सीधा बोलूंगा मैं, घुटने में तो प्रॉब्लम है ही सर, सीधा कि मैं नीचे नहीं सीधा बैठ बोल सकती। मैं सीधा बोलूंगा, डोंट बी एक्सक्यूज, अपने लेट के करो, हाँ, अच्छा, ठीक। बिस्तर पे लेट के करो, जरूरी नहीं है कि आप खड़े होके करें, है ना। लेट हाँ, के करें, आप बिस्तर पे लेट के करें, आप जो आप कर सकती है करें, कुर्सी पे बैठ के करें आप, पर हाँ, करें। अच्छा, ठीक है, डोंट ठीक। टेक डोंट टेक ए ग्रांट कि मतलब मेरे घुटने में और दर्द है। अभी आपने ये भी तो बोला कि सीढ़ियाँ, तो रियली मैं सीढ़ियाँ जब चढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सांस चढ़ता है, क्योंकि हमारा मतलब 52 स्टेयर्स हैं हमको जो चढ़नी पड़ती। डायबिटिक तो नहीं है आप, अपना नहीं, अपना डायबिटिक तो नहीं।
आप अपना B12 टेस्ट करवा लीजिएगा और विटामिन डी करवाइए आपका, 2 टेस्ट अच्छा, करवा लीजिए आप B12, विटामिन डी। विटामिन डी और B12। हाँ, दूसरा क्या है, ठीक। आप आप पलंग पे बैठ के प्राणायाम तो कर सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्राणायाम तो, मेडिटेशन तो करती हूँ। बस तो वो करें आप, है ना। और मेडिटेशन में ये नहीं कि मतलब कुछ खाने पीने का ध्यान लगाएं कुछ ऐसी चीज का जिसमें मतलब कोई मतलब आपके लिए सार्थक हो। क्योंकि नहीं। मेडिटेशन ऐसी जगह है जहाँ पे हाँ हाँ आपको जो है ना कोई रास्ता मिल सकता है, क्योंकि सारी चीजें तो उसी समय आती है मेडिटेशन के टाइम पे, हाँ वो तो है, सही सही है ना। बोल रहे हो आप। हाँ, तो उसी कि का उस इस्तेमाल तरफ। करो ना। हाँ जी, हाँ जी। भाई भाई जो चैप्टर खुल गया उसी पे चिंतन मनन करो और उसी का रास्ता खोजो। हाँ जी, देखिए, स्ट्रेस ठीक है। कम करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम रास्ता ढूंढें। अगर हम कहीं हाँ जी। गए, यूं मानिए अगर हम कहीं फंस गए तो क्या करेंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे चौराहे पे, हमें रास्ता नहीं मालूम, नहीं, वहां क्या से तो करेंगे। निकलना ही पड़ेगा ना चौराहे से। तो बस यही तो आपको करना है, स्ट्रेस से निकलना है भाई, सर पकड़ के मत बैठो स्ट्रेस है। हाँ, पास्ट को अगली भूलना बार पड़ेगा ना, बस ये बात। किसको, कुछ मत भूलो, भूलना कुछ नहीं है, भूलना आपको कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं भूलना है आपको, सब याद रखना है। लेकिन प्रायोरिटी कौन सी है, किस पे काम करना है हमें, रास्ता ढूंढना है या घर जाना है या बैठ के रोना है, रास्ता ढूंढ के घर जाना। खत्म बात। तो अगर हम फंस गए हैं तो हमें क्या चाहिए, अपने ब्रेन को हम संतुलित करें, ठीक है, और समाधान ढूंढें। इस संसार हाँ में, जी, इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि समस्या है तो जिस समाधान नहीं है, समाधान भी है। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, और ठीक है। नहीं है तो फिर फीस दो, हम बताते हैं समाधान। हाँ, सही 11,000 रुपये फीस दो, फिर समाधान बताएंगे आपको, क्यों नीरज जी। है। ये जीरो आपने ज्यादा ही लगा दिया। 1000, 100 की बात करते फिर तो सोच भी लेते, भोपाल भी आ जाते। भाई देखो, कम से कम लगना चाहिए ना, आपने पेमेंट किया और मुझे लगना चाहिए मैंने कुछ लिया। हाँ, तभी तो हम फिर इतनी पेमेंट करेंगे, तब तो सच्ची मुच्ची जो आप बोलोगे वही करेंगे। हाँ तो वही कि तो बात है दोबारा ना। ना आना पड़े। हाँ, दोबारा ना ठीक है। आना पड़े। देखिए, हाँ ये जी, हाँ जी। तीसरा तीसरा सेशन है जिसमें केवल आप मुझे जो है ना खाली आपने बीपी एक दिन का सुनाया है, ये इस बात का नहीं, मैंने सूचक है। 4 दिन का सुनाया आपको, मेरे सामने ही डायरी पड़ी है। 4 4 दिन का एवरेज, 4 दिन क्यों, एक हफ्ते की बात थी तो 4 दिन का क्यों लिया। भाई वो भूल गई ना मैं। नहीं वो मेरे से सर एक्सक्यूज एक मत लो। बात है, मेरा बीपी जो है, मैं चाय पीने से तो नहीं होता, मैं 3 बार चाय पीती हूँ। ये रीजन तो नहीं है कहीं? नहीं, चाय से अब खुद ढूंढिए ना आप, मैं क्या बताऊं आपको कि चाय से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आप अपना वो नापिए, अपना खुद देखिए, दिन में 6 बार नापिए बीपी आपका। चलिए, ओहो, एक अच्छा चीज लिख लीजिए आपके अच्छा। लिए, एक चीज लिख लीजिए आपके लिए, चलो फटाफट हाँ लिखो जी, हाँ जी, जल्दी से। हाँ जी, बोलो। पहले अपना बीपी चेक करो, ठीक है, ध्यान सुनो हाँ, मेरे पहले मेरी बात। पहले अपना बीपी बीपी चेक चेक करो कर। आप, हाँ है जी, ना। हाँ जी। उसके बाद हाँ, गर्म पानी में अपने पैर डालो अच्छा, गर्म पानी में उसमें। पैर, ठीक है। हाँ मतलब हाँ, कितने, हमारी जो काफ लेग है, हमारी जो पिटली है, वो हाँ हमारी जी। डूब जाए, ठीक अच्छा है ना। अच्छा, पिंडली डूबनी चाहिए। पिटली अच्छा डूबना चाहिए क्योंकि काफ काफ लेग इज द सेकंड हार्ट। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। टाइम ज्यादा हो रहा है आपके कारण, मालूम है। ओहो। अब अब आगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, 10 मिनट पैर रखें उसमें, वो डाल लें उसके अंदर, एप्सम साल्ट ठीक है, ढूंढ लें हाँ। कहीं मिल जाए तो, एप्सम साल्ट, एप्सम एप्सम, साल्ट हाँ। ढूंढ के मंगवा लें। उसके बाद में कपूर, है ना, ये सब एक एक 1 बाय 1 डालेंगे हम। पहले कपूर डाल करके अच्छा, आप अपने पैरों को गर्म पानी में डालें, 10 मिनट हाँ जी, हाँ 15 मिनट जी। डालें, जब पानी ठंडा हो हाँ, जाए आप पैर निकालें, पैर पोंछें, अपना हाँ बीपी जी। चेक करें,
पहले कितना अच्छा बीपी था, ठीक, उसके बाद कितना बीपी है, लिख के रखे। ओके ओके, गर्म पानी के पहले अच्छा इतना, गर्म पानी इतना, मतलब बिफोर इमर्शन, आफ्टर इमर्शन। ठीक है, इमर्शन, हाँ ये मिलना चाहिए। ओके सर, मतलब ये ठीक है, रोज मुझे करना है ना? हाँ जी, यस, रोज शाम को गर्म करिए पानी आप, बिल्कुल। शाम को, इसमें ठीक है सर। इसमें मुझसे कोई एक्सक्यूज मत मांगिएगा, और बिस्तर पे लेट करके एक्सरसाइज करिएगा, उसमें भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहाना मत नहीं नहीं, ढूंढिए, अपने नहीं, अपने शरीर के प्रति बहाना मत ढूंढिए, काम ओके करिए, सर, स्वस्थ रहिए। ठीक। जिंदगी काम मिली तो है, करती एंजॉय हूँ पर स्वस्थ नहीं हूँ, काम तो मैं अपने सारा आप ही करती करो ना, अपने आप को स्वस्थ करो। चलो, स्वस्थ ओके। हूँ। रहिए, ठीक है, प्रसन्न रहिए। ओके सर, स्वस्थ ठीक है रहिए, सर, प्रसन्न हाँ रहिए, जी, मस्त रहिए। हाँ बस ये है जिंदगी का नुस्खा। ओके जी। डॉक्टर प्रणाम साहब सबको। नमस्ते। ओके सर, बाय।